जब कभी दुनिया के सबसे अमीर शख्स की बात होती है तो हम सभी के दिमाग में बिल गेट्स, जेफ बेजोस और एलन मस्क ही आते हैं। लेकिन एक ऐसा नाम और भी है जो कि पिछले कुछ सालों से अमीरों की लिस्ट में टॉप 5 में लगातार बने हुए हैं और कई बार नंबर 1 के पायदान पर भी आ चुके हैं और अब एक बार फिर से वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतने अमीर होने के बाद आप उनको पहचान क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इसका कारण ये है कि वो पब्लिकली वेल नोन कंपनी ओन नहीं करते हैं, बल्कि ऐसी कंपनी के मालिक हैं जिसके प्रोडक्ट सिर्फ अमीर लोग ही यूज करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं LVMH कंपनी के मालिक बेर्नार्ड अर्नोल्ड की। इस कंपनी का सालाना रेवेन्यू $64 बिलियन से भी ज्यादा है। इस कंपनी में 6 बड़े डिविजन्स में बटी हुई हैं, जैसे घड़ियां, फैशन, वाइन, परफ्यूम और अलग सर्विसेज। इस कंपनी के 75 ब्रांड्स हैं। तो आइए जानते हैं कि एक इंजीनियर से कैसे अर्नोल्ड बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। इसलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और जाने अर्नोल्ड के सफल होने का राज और सीखते हैं सफल होने के तरीकों के बारे में। बर्नार्ड का जन्म 5 मार्च 1949 में फ्रांस में हुआ था। उनके पिता एक जाने माने बिजनेसमैन थे, इसलिए बिजनेस तो उनके खून में ही था। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने इंजीनियर की डिग्री ली और 1971 में उन्होंने अपने पिता का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया। वो इतने मेहनती और होशियार थे कि कुछ ही समय में उस कंपनी के चेयरमैन बन गए। एक बार जब वो अमेरिका गए तो वहाँ उन्होंने पाया कि वहाँ पर रियल एस्टेट का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके बाद उन्होंने अपनी कंपनी का नाम बदलकर फेरिनेल INC कर दिया और अपना सारा फोकस रियल एस्टेट में लगा दिया। दोस्तों, बर्नार्ड की लाइफ में एक इंसिडेंस ऐसा भी है जो कि बहुत फेमस है। कहा जाता है कि यहीं से बर्नार्ड ने फैशन की दुनिया में कदम रखा था। असल में बर्नार्ड अमेरिका में एक बार कैब से कहीं जा रहे थे और उन्होंने कैब के ड्राइवर से पूछा कि क्या वो फ्रांस के प्रेसिडेंट को जानते हो। इस पर उस कैब ड्राइवर ने जवाब दिया कि वो प्रेसिडेंट का नाम तो नहीं जानता, लेकिन वो क्रिश्चियन डियोर का नाम जानता है। डियोर एक लग्जरी फैशन ब्रांड की कंपनी है। ये सुन के बर्नार्ड ने दिमाग लगाया कि ये ड्राइवर प्रेसिडेंट को नहीं जानता, लेकिन डियोर को जानता है। इससे उन्हें फैशन बिजनेस का रुतबा समझ आया और उन्होंने मन बना लिया कि वो भी ऐसे ही फैशन ब्रांड बनाएंगे। इस किस्से से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा नई आइडियाज के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें कहीं भी किसी से भी मिल सकते हैं। और बात सिर्फ आइडिया को समझने की नहीं है, क्योंकि आइडिया तो सबको आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही उस आइडिया पर सच में काम करते हैं। बेर्नार्ड भी उन बहुत कम लोगों में से थे। बस उसी के बाद उन्होंने वहाँ एक लग्जरी गुड्स सेगमेंट का काम शुरू किया। उन्होंने एक एम बनाया कि वो एक ऐसा लग्जरी ब्रांड बनाएंगे जिसमें फ्रांस के ज्यादातर लग्जरी ब्रांड शामिल होंगे। कंस्ट्रक्शन के काम से रियल एस्टेट और फिर फैशन ब्रांड। बेर्नार्ड कभी भी रिस्क लेने से पीछे नहीं हटे। आमतौर पे कोई भी इस तरह के डिसीजन नहीं लेता है, क्योंकि अचानक से किसी दूसरे बिजनेस में घुसना इतना आसान नहीं होता। बेर्नार्ड बर्बाद भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया और लेजर्ड फ्रेरेस के एक वरिष्ठ पार्टनर एंटोनी बर्नहेम की मदद से एक लग्जरी कंपनी फाइनेंसियर अगाचे का अधिग्रहण किया। वो फाइनेंसियर अगाचे के CEO बने और बाद में बोसेक सेंट फ्रेरेस का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। मतलब उन्होंने कंपनी की इतनी हिस्सेदारी खरीद ली कि वो कंपनी में अपने मन मर्जी के मुताबिक अहम फैसले ले सकें। उन्होंने बोसेक में अपनी पूंजी के $15 मिलियन डाल दिए। उन्होंने अपनी मेहनत और नए आइडियाज से बहुत जल्द ही इस कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया और धीरे धीरे उन्होंने क्रिश्चियन डियोर को छोड़कर बोसेक के लगभग सारे ब्रांड्स को बेचना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने इस कंपनी के 9000 वर्कर्स को भी निकाल दिया। ऐसे अजीब डिसीजन लेने के बाद भी उन्होंने इस कंपनी की सेल को $1.9 बिलियन तक पहुंचा दिया था। 1987 में उन्होंने LVMH ग्रुप में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। ये जान के आपको हैरानी होगी कि ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने LVMH ग्रुप के चेयरमैन हेनरी रसामियर की मदद से ही करी थी और धीरे धीरे LVMH ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदकर उसका भी नियंत्रण उनके हाथ में आ गया। सबसे पहले उन्होंने 1999 LVMH के चेयरमैन हेनरी रसामियर को ही फायर कर दिया। इससे ये सीख तो मिलती है दोस्तों कि बिजनेस करने में कुछ कड़े फैसले भी लेने पड़ते हैं। धीरे धीरे LVMH इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड उससे ज्वाइन होने लगे। अब बेर्नार्ड अपने अजीबोगरीब डिसीजंस के लिए न्यूज रिपोर्टर और मैगजीन्स में उन्हें वुल्फ इन द कैशमेयर कह के बुलाया जाने लगा। इतना फेमस और सक्सेसफुल होने के बाद भी वो रुके नहीं और अपना काम जारी रखा। 2003 में इन्होंने इटालियन फैशन लग्जरी कंपनी फेंडी को भी अपने अंडर कर लिया।
साल 2010 में उन्होंने फ्रांस के मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर ला समारिताइन को भी अपने अंडर कर लिया। इस तरह उन्होंने दुनिया भर के सबसे मशहूर लग्जरी ब्रांड्स को अपने अंडर कर लिया। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने की इच्छा उनमें आज भी है। साल 2020 में उन्होंने अमेरिका की मशहूर ज्वेलरी कंपनी टिफनी को भी अपनी कंपनी में मर्ज कर लिया। इसे मर्ज करने के लिए बर्नार्ड ने $16 बिलियन खर्च कर दिए। इतनी बड़ी रकम होने के बावजूद ये LVMH के लिए बहुत ज्यादा नहीं थी, क्योंकि इस कंपनी में जितनी भी कंपनी ऐड हैं, वो सभी लग्जरी ब्रांड हैं और बर्नार्ड उनको एक्वायर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रॉफिटेबल होंगी। वैसे आपको बता दे दोस्तों कि इन कंपनी से अगर आप कुछ भी खरीदते हो तो उसकी कीमत लाखों में होंगी। अगर आप पर्स भी लेने जाओगे तो आपको वो पर्स लाख रुपए से नीचे का मिलना बड़ा मुश्किल है। अगर आप सोच रहे हो कि आखिर इतना महंगा प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, तो उसका रीजन है कि इनके प्रोडक्ट यूनिक होते हैं। कंपनी जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके जैसे प्रोडक्ट आपको दुनिया में कहीं भी मिलना नामुमकिन है। यहाँ तक कि इनके सारे प्रोडक्ट अधिकतर हैंडमेड होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट इतनी बढ़ जाती है। इन्हें इतनी बारीकी से बनाया जाता है कि इन्हें बनने में काफी टाइम लगता है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं बनते और यही चीज इसे और भी यूनिक बनाती है। अगर बात करें प्रोडक्ट किन मटेरियल से बन रहा है, तो इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि प्रोडक्ट बनाने के लिए बेस्ट मटेरियल ही होना चाहिए। बर्नार्ड इतने बिजी होने के बाद भी अपने वर्कर से मिलने का टाइम निकालते हैं और अक्सर उनके साथ नए आइडियाज और काम को लेके मीटिंग भी करते रहते हैं। बर्नार्ड को अपने ब्रांड्स पे इतना भरोसा है कि वो कभी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग को लेके टेंशन नहीं लेते, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो कस्टमर्स हैं उन्हें अच्छा और यूनिक सामान चाहिए, फिर चाहे उसका प्राइस कुछ भी हो। बर्नार्ड कभी भी अपने बचे हुए सामान को बाकी कंपनी के तरह सेल पे नहीं बेचते। कहा जाता है कि जो सामान नहीं बिकता है उसे वो जलवा देते हैं, लेकिन सस्ते दामों में नहीं बेचते, क्योंकि इससे वो उन कस्टमर्स के साथ धोखा होगा जिन्होंने उसी सामान को महंगे दामों पे खरीदा है। यहाँ तक कि उनको अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी ज्यादा नहीं करनी पड़ती, क्योंकि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उन्हीं का प्रोडक्ट यूज करते हैं, जिससे उनकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग अपने आप ही हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी बर्नार्ड अर्नोल्ट की, जो कि अपनी मेहनत, लगन और समझदारी के बल पर बन गए दुनिया के सबसे बड़े लग्जरी फैशन ग्रुप के मालिक। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे, बहुत से ऐसे फैसले लिए जिनमें ये बर्बाद भी हो सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और आगे बढ़ते गए। दोस्तों, इनके जीवन से हमें ये सीखने को मिलता है कि इंसान अगर अपनी जिद पे आ जाए तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।